नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कैबिनेट विस्तार के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने नीतीश कुमार पर बोला हमला। कहा कैबिनेट के 30 मंत्रियों में से 18 मंत्री हैं दागी। बोकारो में कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस ने दिया धरना। प्रखंड अध्यक्ष कमलेश प्रसाद की अध्यक्षता में दिया गया धरना प्रदर्शन। कांग्रेस ने जय जवान जय किसान का लगाया नारा। साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाया गया विशेष अभियान। छापेमारी कर पुलिस ने 7 अपराधियों को किया गिरफ्तार। फोन के माध्यम से खाते में करवाते थे पैसे ट्रांसफर। और रिजर्व बैंक के निर्देश पर मनाया जा रहा वित्तीय साक्षरता सप्ताह। डिजिटल ट्रांजैक्शन में हो रहे अपराध के प्रति लोगों को किया जा रहा जागरूक। प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की दी गई जानकारी। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मंगलवार को नीतीश कैबिनेट का विस्तार होने के बाद आज लगातार नए मंत्रियों की तरफ से अपना काम संभालने का सिलसिला जारी है। नए मंत्री विभाग में पहुंचकर अपना कार्यभार संभाल रहे हैं, लेकिन इसके लिए शुभ मुहूर्त का भी चयन किया जा रहा है। बिहार सरकार में कला, संस्कृति और युवा मामले के मंत्री आलोक रंजन झा भी शुभ मुहूर्त में अपनी कुर्सी पर बैठे। दरअसल आलोक रंजन झा आज सचिवालय स्थित अपने विभागीय कक्ष में कार्यभार संभालने पहुंचे, लेकिन कुर्सी पर बैठने के लिए शुभ मुहूर्त आने में थोड़ा वक्त बाकी था। लिहाजा मंत्री अपने चैम्बर के दरवाजे पर खड़े होकर इंतजार करते रहे। समय काटने के लिए उन्होंने ऑफिस का चक्कर भी लगाया। आखिरकार जब शुभ मुहूर्त का वक्त आया तब जाकर वो कुर्सी पर बैठे। कुर्सी पर बैठने से पहले मंत्री ने उसे प्रणाम भी किया। कार्यभार संभालने के बाद मंत्री आलोक रंजन झा ने कहा कि आज शुभकामना देने का दिन है। अभी तो सबसे परिचय करूंगा और विभाग को समझने की जरूरत है। जो काम मिला है उसका असर पूरे राज्य में देखने को मिलेगा। आलोक रंजन झा ने कहा है कि देश में 70% युवा है, जिन्हें देखते हुए विभाग की तरफ से रोजगार के सृजन किए जा रहे हैं। आर्ट यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी। गुरुवार को 350 खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने की बात कही है। को पूरे राज्य में इस विभाग का काम दिखाई पड़ेगा। आज के दिन कोई प्राथमिकता की बात नहीं है। आपको खुद पूरे राज्य में इस विभाग का काम पहले से भी है दिखाई दे रहा, और उससे भी अच्छे ढंग से दिखाई पड़ेगा। बीजेपी का मैसेज क्या? बीजेपी का तो मैसेज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये युवा देश है। यहाँ की 70% आबादी युवा है, और किसी भी विकास में युवाओं की जो भागीदारी है वो सबसे अधिक है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है कि युवाओं को आगे बढ़ा करके पूरे देश को, राज्य को आगे बढ़ाना है। कल मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद आज मंत्रियों के पदभार ग्रहण करने का सिलसिला जारी है। आज समाज कल्याण विभाग के रूप में मंत्री मदन सहनी ने भी पदभार ग्रहण किया। मदन सहनी पहले भी मंत्री रह चुके हैं। पहले वो खाद्य उपभोक्ता मामले के मंत्री रह चुके हैं। पदभार ग्रहण करने के दौरान कई अधिकारी उनको बधाई देने के लिए मौजूद रहे। वहीं नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विपक्षी पार्टियां अब सवाल उठाने लगी हैं। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि नीतीश कैबिनेट के 30 मंत्रियों में से 18 मंत्री दागी हैं। नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। 18 मंत्री पर गंभीर आरोप हैं, और सब समझते भी हैं, जानते भी हैं। आंकड़े इस बात के स्पष्ट हैं कि सभी आरोपित कहीं न कहीं दागी रूप में हैं। तो 18 लोग जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं करप्शन पर, तो सामने खुल करके आया इनका चेहरा नीतीश कुमार जी का। तो 18 लोग मंत्री दागी है, उससे कैसे बिहार आगे बढ़ेगा? बिहार का विकास कैसे होगा? ये दबाव का मंत्रिमंडल का विस्तार था। सारे चेहरे
बिल्कुल दबाव वाले दिखे हैं, जुगाड़ वाले दिखे हैं। दो निर्दलीय विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिली, जिससे पार्टी में लाकर उन्होंने शामिल किया, बसपा में उनको जगह मिली। तो नीतीश कुमार की जोड़ पूरे मंत्रिमंडल में दिखा है। कई ऐसे वरिष्ठ लोग हैं जिनको नजरअंदाज किया गया है, कई ऐसे कद्दावर नेता भाजपा में हैं जिनको बिल्कुल ठेंगा दिखाया गया है, सड्डी विभाग देकर के उनको शामिल किया गया है। जो भारत सरकार में बड़े मंत्रालयों में कैबिनेट मंत्री के रूप में रहे हैं, उनको उद्योग जैसा विभाग दे दिया। वहीं बोकारो जिले के पेटरवार प्रखंड कार्यालय के समक्ष कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रखंड अध्यक्ष कमलेश प्रसाद के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा पारित विधेयक कृषि कानून के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान प्रखंड अध्यक्ष कमलेश प्रसाद ने कहा है कि किसानों को विनाश करने के लिए केंद्र सरकार ने ये काला कानून लाया है। सरकार उद्योगपतियों की मदद कर रही है। सरकार ये कानून वापस ले, नहीं तो घर घर जाकर हम इस आवाज को उठाने का काम करेंगे। 76 दिन में इस काले कानून के खिलाफ सड़कों पर है, लेकिन सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। सरकार तानाशाही पर उतर आई है। आज सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगा रहा है कि किसानों को भड़काने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस ने जय जवान जय किसान का नारा बुलंद कर किसान के हित में कार्य किया है। 2013 में कांग्रेस ने किसान के हित में रखकर कृषि कानून लाया था, लेकिन उसमें स्टॉक लिमिट थी। लेकिन मौजूदा सरकार ने उद्योगपतियों के हित में रखकर ये कानून लाया है, जिसमें स्टॉक लिमिट को खत्म किया गया। केंद्र सरकार मोदी के द्वारा जो कृषि 3 ठो काला कानून बिल जो लाया गया है, उसी के विरोध में हम लोग किसान लोग के समर्थन में आज पेटरवार प्रखंड कार्यालय में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखे, जिसमें पेटरवार प्रखंड के कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता लोग उपस्थित हुए और सरकार जो कानून ये 3 काला कानून लाया है उसे वापस लेने का हम लोग नारा दिए और सरकार से आग्रह करते हैं कि किसान हित में जो काम नहीं है उसको नहीं लाना चाहिए। और ये किसान हित का बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के जनता इससे प्रभावित होगा। बात कटिहार की करते हैं, जहां के बीएमपी 7 की महिला बटालियन के सिपाही को कटिहार के बीएमपी 7 के कमांडेंट दिलनवाज अहमद के द्वारा एक विशेष तोहफा दिया गया है। अब महिला बटालियन के सिपाही निर्भीक होकर ड्यूटी कर सकती हैं, क्योंकि महिला बटालियन के सिपाही के बच्चों के लिए बीएमपी 7 में ही स्पेशल चाइल्ड केयर यूनिट खुल गया है, जिसका उद्घाटन आज बीएमपी 7 के कमांडेंट दिलनवाज अहमद ने फीता काटकर किया। इस स्पेशल चाइल्ड केयर यूनिट में बच्चों के हर सुख सुविधा का ख्याल रखा गया है, जिसमें बच्चे खेल के साथ पढ़ाई भी कर सकते हैं। इनके लिए स्पेशल एएनएम और केयर के लिए विशेष प्रशिक्षु पदाधिकारी भी तैनात किए गए हैं। महिला बटालियन के सिपाही ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि पहले उन्हें ड्यूटी के दौरान बच्चों की चिंता रहती थी, अब इस चाइल्ड केयर यूनिट के खुल जाने से उन्हें काफी सुविधा हुई है और इसके लिए महिला सिपाही ने कमांडेंट की इस पहल के लिए उन्हें धन्यवाद भी दिया। 7 कटिहार में जो दंगा निरोधी बटालियन के रूप में चिन्हित किया गया है, इसमें कई महिला पुलिसकर्मी हैं। सभी बटालियन में लगभग 30% 20% महिला पुलिसकर्मी हैं। काफी छोटे छोटे बच्चों के साथ उनको ड्यूटी करना पड़ता था और देखने पर लगता था कि मतलब काफी कठिनाई हो रही थी उनको ड्यूटी में। उसी के लिए एक चाइल्ड केयर सेंटर उनके लिए खोला गया है, जिसमें ड्यूटी के दौरान वो अपने बच्चों को यहाँ सुरक्षित रख सके। इसमें प्रारंभिक तौर पर खेलने की, पढ़ने की और केयर की सारी सुविधाएं उपलब्ध है। उपायुक्त गुमला शिशिर कुमार सिन्हा ने आज जिला मुख्यालय में अवस्थित महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग के नवनिर्मित सखी वन स्टॉप सेंटर का फीता काटकर शुभारंभ किया है। इसके साथ ही उन्होंने दीप प्रज्वलित कर 1 दिवसीय जागरूकता कार्यशाला का भी शुभारंभ किया है। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा है कि सखी वन स्टॉप सेंटर का मुख्य उद्देश्य 18 से अधिक आयु वाली वैसी महिलाएं जो घरेलू हिंसा, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न, मानव तस्करी तथा यौन उत्पीड़न की शिकार हैं,
उन्हें एक ही छत के नीचे निजी और सार्वजनिक दोनों जगहों पर चिकित्सीय, कानूनी और पुलिस सहायता और परामर्श प्रदान करने के साथ ही उन्हें त्वरित चिकित्सीय सुविधा भी उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही सखी वन स्टॉप सेंटर में इन महिलाओं को 5 दिनों का आश्रय भी प्रदान किया जाएगा। उपायुक्त ने गांव-गांव जाकर सखी वन स्टॉप सेंटर का व्यापक प्रचार प्रसार करने पर विशेष जोर दिया। मौके पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सीता पुष्पा ने महिला हेल्पलाइन संख्या 181 की जानकारी दी। इस कार्यशाला में उपस्थित सृजन फाउंडेशन के प्रतिनिधियों द्वारा गुमला जिले में हिंसा, मानव तस्करी, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा इत्यादि से पीड़ित महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में किए गए कार्य को वर्णित किया। यही निवेदन है कि इसका प्रचार आप लोग गांव-गांव में करें, ताकि पीड़ित जो भी इसमें पीड़ित हो उनको इसका सुविधा मिल सके। जैसा कि बताया गया कि 5 दिन हम लोग इसको रखेंगे भी यहाँ और इसको पूरा प्रोटेक्शन देंगे, खाने पीने की भी सुविधा देंगे, मतलब हर प्रकार का फैसिलिटी देते हुए उसको पूरा सुविधा देंगे। वो यहाँ से चिकित्सकीय सहायता ले सकेंगी, कानूनी सहायता ले सकेंगी, पुलिस सहायता ले सकेंगी और वो भी पूरी तरह निःशुल्क और कम से कम 5 दिनों का स्टे, 5 दिनों का आश्रय ऐसी महिलाओं को यहाँ प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत के पहले 1-2 महिला पर्यवेक्षिकाएं जो लोग हमारे साथ काम कर रही थी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। अगर मैडम इतनी जागरूकता हम लोग फैला दें कि ईश्वर न करे किसी महिला को यहाँ आने की आवश्यकता पड़े, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। साथ में हम बाल अधिकार एवं संरक्षण के भी अलग से काम करते हैं। तो हमारा ये जितने भी काम है हम उसको 5 प्रखंड में करते हैं और हमारी पहुंच लगभग 200 गांव तक है, जिसमें हम 11,000 महिलाएं और बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। अगर हम गुमला की महिलाओं की स्थिति के बात बोले तो गुमला में 2 तरीके की महिला या 2 वर्ग के महिला हम देख पाते हैं। एक तो ये आदिवासी बहुल जगह है जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आदिवासी जाति से आती हैं और उनमें भी अगर हम देखते हैं तो एक घरेलू महिलाएं होती हैं, तो ज्यादातर घर में अपनी समय बिताती है या घरेलू काम में अपनी समय बिताती है। दूसरा कामकाजी महिलाएं हैं जो कमाने के लिए घर से बाहर आती है। तो रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन कुछ और खबरों के साथ हाजिर होते हैं। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बात नवादा की करते हैं, जहां जिले में 8 से 12 तारीख तक रिजर्व बैंक के निर्देश पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत लोगों को अनुशासन, औपचारिक संस्थानों से ऋण के लेन देन और आज के डिजिटल ट्रांजैक्शन में हो रहे आपराधिक गतिविधियों से बचाने के बारे में जानकारी दी। लीड बैंक के प्रबंधक साहज जी ने बताया है कि जिले के हर बैंक अपने कार्य क्षेत्रों के गांवों में जाकर शिविर लगाकर जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा प्रधानमंत्री द्वारा आम लोगों के लिए चलाए गए योजना जैसे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना और अटल पेंशन योजना से अवगत कराकर इसका लाभ लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आह्वान को सफल बनाने के उद्देश्य से चलाए गए सुकन्या योजना की भी जानकारी दी। रिजर्व बैंक के कार्यक्रम का 3 उद्देश्य है, होशियार बने, समझदार बने और जिम्मेदार बने। पूरे देश भर में वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी तरह हमारे जिले में भी आज हम लोग आरसीटी हिसुआ में वित्तीय साक्षरता सप्ताह मना रहे हैं, जिसका आज मूल लक्ष्य है ऋण अनुशासन और औपचारिक प्रभाव से ऋण। इसके बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा कहा गया है 3 मेन कैप्शंस है
इसमें समझदार बनने के लिए कहा गया है, होशियार बनने के लिए कहा गया है और क्या कहते हैं जिम्मेदार बनने के लिए कहा गया है। इसका मूल लक्ष्य यही है कि लोगों ने जो ऋण ले रहे हैं वो अपने हिसाब से ही ऋण लें जितना वो चुका सके। सामुदायिक भवन के सभागार में इंडो नेपाल के सीमावर्ती थानों के पुलिस अधिकारियों और बॉर्डर सुरक्षा बल के अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता एएसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने की। एएसपी ने बताया कि दोनों देश के अधिकारियों की साझा सहयोग के लिए कई मुद्दों पर तालमेल हुआ है। दोनों देश के असामाजिक तत्व और अपराधियों के पकड़ धकड़ को लेकर रणनीति बनाई गई, ताकि फरार अपराधी या आरोपित द्वारा खुली सीमा का लाभ उठाकर उस पार छुपे जाते हैं और केस पेंडिंग रहता है। इसलिए दोनों देश के सीमावर्ती थानों के पुलिस और सुरक्षा बल का व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की सहमति हुई है, ताकि दोनों तरफ किसी तरह की हलचल, अपराधियों की गिरफ्तारी, अनुसूचनांतर को मजबूत करने के लिए ये कदम होगा। शराब धंधेबाजी पर नकेल को लेकर भी सहयोगात्मक बल मिला है, ताकि नेपाल और भारत के शराब माफियाओं पर पैनी नजर बने। इसके अतिरिक्त विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर साझा रणनीति बने हैं। मधेपुरा के उदाकिशुनगंज थाना क्षेत्र के लश्करी में बड़े भाई ने छोटे भाई की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी। सूचना के मुताबिक साइकिल विवाद को लेकर हत्या की बात सामने आ रही है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची उदाकिशुनगंज थाने की पुलिस ने हत्यारे भाई को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि मृतक की मां के बयान पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। उधर नालंदा के बिहारशरीफ प्रखंड कार्यालय में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक महिला ने सीओ कार्यालय में घुसकर जमकर हंगामा मचाया है। पूरा मामला मानपुर थाना क्षेत्र के हरगांवा का है, जहां एक महिला रूबी देवी अपनी जमीन का मोटेशन कराने के लिए पिछले 2 सालों से चक्कर लगा रही थी, जिसके बाद मोटेशन नहीं होने पर महिला गुस्सा हो गई और सीओ समेत सभी कर्मचारियों को गाली गलौज करने लगी। इतना ही नहीं, जब पुलिस वालों ने महिला को समझाने की कोशिश की तो महिला पुलिसकर्मियों से हाथापाई करने लगी। साथ ही इस दौरान महिला ने पुलिसकर्मियों पर छेड़खानी करने का आरोप भी लगाया। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। महिला गुस्सा हो गई और उसके बाद कर्मचारियों से गाली गलौज करने लगी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाया है और इसी को लेकर विवाद बढ़ता हुआ नजर आया। संपत्ति हमारे बाप के 2 बीघा संपत्ति इलाज पर हमारे बाप बच रहा में डेली 5,000 4,000 खर्चा हो, संपत्ति भतीजा खाई तो नहीं रहतो तो हम करती हो, लेकिन हको तक हम बेच के हम लगाइबो। गोपालगंज की बात करते हैं, जहां के सेमरा बाजार में बच्चों से भरी बस पलट गई। हालांकि इस घटना में कोई जान हानि नहीं हुई है, लेकिन इस दौरान कई बच्चों को हल्की चोटें आई हैं। बता दें कि ये बस चाइल्ड्स एकेडमी की है। वहीं स्कूल प्रशासन लगातार इस घटना को छिपाने की कोशिश कर रहा है। घटना के बाद स्कूल बस चालक बस को छोड़कर फरार है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस घटना की सूचना के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। सूबे में अपराधों की ग्राफ काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। वहीं मधुबनी जिले के अरेर थाना अंतर्गत नरही गांव में बंद कमरे में भीषण चोरी की वारदात की घटना सामने आई है, जो कि गृह स्वामी मुंबई में रहकर वहां अपना कुरियर का बिजनेस करते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। नरही गांव में अपना बेहतरीन आशियाना बनाकर चले गए हैं और हर 6 महीने और साल में घर आकर अपनी आशियाने को देखरेख करते रहते हैं। लेकिन देर रात चोरों ने इस घर का भी निशाना बनाया और बंद कमरे में जमकर उत्पाद मचाया हुआ।
गृह स्वामी रामचंद्र झा नाम के घर में चोरी की वारदात हुई है। चोरों ने ताला तोड़कर जेवरात और कुछ नकद रुपए पर हाथ साफ किया। वहीं गृह स्वामी के भतीजे ने बताया कि मुखिया दरवाजे के ताला तोड़कर अंदर घुसा और फिर कई जेवरात समेत सामान चोरी कर लिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। 12 बजे के बाद, क्योंकि 11 बजे तक तो लगभग सभी लोग जगे रहते हैं। 12 बजे के बाद इस घर में जो है सो चोरी बोलिए या डकैती बोलिए, इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। पहला गेट है 1 नंबर में, उस गेट को तोड़ दिया गया है। उसके बाद दूसरा गेट है, लोहा का गेट है, दूसरा गेट भी उसको भी तोड़ दिया गया है। उसके बाद तीसरा गेट है, उसको भी तोड़ दिया गया है। उसके बाद अंदर एंट्री किया गया है और उसके बाद दोनों रूम को ताला तोड़ दिया गया है। गोदरेज को तोड़ा गया है, ट्रंक को तोड़ा गया है। आराम से इत्मीनान से इस घर में चोरी बोलिए या डकैती बोलिए। जामताड़ा पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार सिन्हा को मिली गुप्त सूचना के आधार छापेमारी अभियान चलाया गया। जिले के करमाटांड थाना क्षेत्र के रिंगो चिंगो में साइबर अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ छापे मारकर पुलिस ने 7 अपराधी को गिरफ्तार किया है। इन 7 साइबर अपराधियों में 5 अपराधी अन्य राज्यों में काम करते थे। कोरोना महामारी के कारण देश में लॉकडाउन लगाया गया, तभी 5 अपराधी अपने गांव रिंगो चिंगो आए थे। तब से वो साइबर अपराध को अंजाम दे रहे थे। आपको बता दें कि साइबर अपराधी फर्जी बैंक अधिकारी बनकर फोन करके विभिन्न बैंक के खाता धारकों को ठगने का काम करते हैं। इन खाता धारक के खाते से रुपए अपने खाते में ट्रांसफर कर लेते हैं। साथ ही ऑनलाइन और अन्य तरीकों को भी साइबर अपराधी अब अपना रहे हैं, जिसमें 7 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया। इन साइबर अपराधियों के पास से 12 मोबाइल और 21 मोबाइल सिम कार्ड बरामद हुए हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया है। के रिंगो चिंगो गांव में कल का एक इंफॉर्मेशन था कि कुछ लोग जो हैं वहां बैठ करके बैंक मैनेजर बनकर और बैंक अकाउंट के बारे में कुछ गलत जानकारियां दे करके और लोगों का को जो है वो फिशिंग का काम कर रहे हैं, फ्रॉड का, बैंक फ्रॉड का काम कर रहे हैं। तो इसी सूचना के आधार पर ये जो हमारे साइबर सेल के इंचार्ज हैं, उनके नेतृत्व में एक टीम का गठन हुआ और वो टीम वहां पे गई। तो कुल वहां पे 4 अपराधी पकड़े गए। वहीं हजारीबाग जिला के कुर्रा थाना क्षेत्र के ग्राम चुरचू निवासी रंजीत कुमार मेहता का शव आज तड़के पत्थर के खदान से बरामद किया गया। परिजनों का आरोप है कि कल मृतक के 3 साथियों के द्वारा उसे घर से बुलाकर पार्टी मनाई गई और शराब पिलाई गई। उसके बाद धारदार हथियार से उसे मारकर फेंक दिया गया। इस संबंध में खुर्रा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वहीं पुलिस ने शव को हजारीबाग सदर अस्पताल स्थित पोस्टमार्टम हाउस पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के अनुसार मामले की गहनता से जांच की जा रही है, जबकि गिरफ्तारी के संबंध में पूछे जाने पर पुलिस ने कोई खास जानकारी नहीं दी। वहीं परिजनों ने घटना की विस्तृत जानकारी देते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किए जाने की बात बताई है। रंजीत कुमार जो चुचू के रहने वाले हैं, दिनांक 8/2/20 को दिन में ये लोग 3-4 लड़के के साथ मीट उट बनाए थे और खाए पिए थे। उसके बाद वो 7 बजे के आसपास से लापता हो गया और इनकी आज डेड बॉडी सुबह में मिली है खदान में। परिजनों को आरोप है कि हत्या कर उसको फेंका गया है। पप्पू यादव के दुकान के पास गाड़ी खड़ा करके वो लोग वहीं कुछ देर तक दारू पानी पिया। उसके बाद से वो लड़का मेरा भतीजा गायब हो गया। कल दिन में हम लोग खोजबीन चालू किए तो पता चला कि वो आ जाएगा, संजय तक जाएगा। हम लोग बोल रहे थे कि वो कहाँ है बताओ, फिर वो नहीं बताया। तो फिर हम लोग शाम 7 बजे के आसपास 8 बजे के आसपास हम लोग कोरा थाना को सूचित किए। कोरा थाना रात में तो नहीं गए, सुबह जब हुआ तो हम लोग वो गायब लड़का को जब खोजने लगे तो बंद पड़ा हुआ खदान में उसका लाश।
रांची में हाई टेंशन तार चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। अलग अलग इलाकों में रहने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रांची एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा की सूचना पर क्विक रिस्पांस टीम ने छापेमारी कर करीब 10 क्विंटल तार बरामद किया है। तार की कटिंग कर चोरी करने वाले, उसे खपाने वाले और ट्रांसपोर्टर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के चूना भट्टा निवासी राजू कुमार, बुढ़मू निवासी गुलजार, ट्रांसपोर्टर राजेंद्र सिंह और गोदाम का संचालक शामिल है। पुलिस की टीम को सूचना मिलने के बाद एसआरएल गोदाम पर छापेमारी की गई है। इस छापेमारी में भारी मात्रा में हाई टेंशन तार की बरामदगी हुई है। पुलिस की टीम पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपितों का एक बड़ा नेटवर्क हाई टेंशन तार चोरी करने के लिए सक्रिय है, जो रांची के ग्रामीण इलाकों से तार की चोरी कर शहरी इलाकों में डंप करता है। इसके बाद अलग अलग जगहों पर बिक्री की जाती है। हर दिन करोड़ों की तार चुराई जा रही है। रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा के निर्देश पर ग्रामीण एसपी नौशाद आलम, सिटी एसपी सौरभ के नेतृत्व में बनी टीम ने इस गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मंगलवार की रात छापेमारी के बाद सुबह बुधवार तक छापेमारी जारी रही। टेंशन तार चोरी करके एक बड़ा सा सिंडिकेट है जो चोरी करके कारोबार ट्रांसपोर्टिंग कर रहे थे, तो उसी को लेके एक टीम गठित हुई थी और लगातार 2-3 दिनों से लगी हुई थी। और उसके बाद यहाँ से हाई टेंशन तार को बरामद किया गया है राजेंद्र सिंह के गोदाम से, और पीतल वगैरह भी कुछ है और कई मटेरियल हैं जो यहाँ पे चोरी के समय। नवादा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के माधो बीघा गांव के पास ट्रक और बोलेरो की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए नवादा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि कोडरमा जिले के बसधरवा गांव के कालिया देवी का कैंसर के इलाज कराने के लिए पटना ले जाया जा रहे थे। तभी अचानक मुफस्सिल थाना क्षेत्र के माधो बीघा गांव के पास ट्रक और बोलेरो की टक्कर हो गई, जिसमें अनिल यादव और संतु यादव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और कालिया देवी, शांति देवी और राजकुमार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने चिंताजनक हालत को देखते हुए पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया है। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम करके परिजनों को सौंप दिया गया है। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ